हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और जितने भी स्कूल स्टूडेंट हैं वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम हैं उनके लिए पूरी तरह से रेडी होंगे। और अगर आप लोग अभी भी कुछ गुंजाइश समझते हैं तो आप जुड़े रहिए अपने स्टडी 888 चैनल के साथ। इसमें मौजूद एक एक वीडियो आप लोगों के लिए आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और आप इन वीडियोस के माध्यम से आप अपना रिवीजन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक एक पल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग दिन रात एक करके स्टडी करते रहें और जब आप 10th और 12th की परीक्षाएं अच्छे नंबर से पास करते हैं तो आपकी एक अच्छे लक्ष्य की ओर आपने जो अपना उद्देश्य बनाया है जीवन में उसकी ओर बढ़ने में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होता है। तो पिछला जो पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, इस चैप्टर का पहला पार्ट जो आप लोग देख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। लोगों के द्वारा बहुत से कमेंट आ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपका ये स्टडी 888 चैनल आगे बढ़ रहा है। अतः आप लोगों के सहयोग के बगैर ये सब कर पाना मुमकिन नहीं था। विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए हम इस चैप्टर में जो कि भारत के विषय में हम जान रहे हैं और पहले विश्व युद्ध के पहले और उसके बाद, तो यहाँ पर देखिए पहले की जो घटनाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारा जो शोषण था वो ब्रिटिश सरकार कर रही थी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन खड़े होते हैं हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम इस पार्ट में देख रहे हैं, पैरा नंबर 2 है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो रिवॉल्यूशन जो हुए हैं उनके विषय में हम अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के तहत रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र में हम देखेंगे कौन महाराष्ट्र में इस क्रांतिकारी गतिविधियों का जो लीडरशिप है वो करता है। इन 1896 एडी, तो 1896 की बात कही गई है। ए डेडली प्लेग स्प्रेड इन महाराष्ट्र, तो एक बड़ा ही भयंकर जो बीमारी है जिसे हम प्लेग कहते हैं वो महाराष्ट्र में फैल जाता है। विच ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ एन एपिडेमिक, तो यहाँ देखिए एपिडेमिक या एपिडेमिक बताया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे क्या होता है कि जानलेवा कंडीशन बन जाती है और इसमें लोग एक एक करके बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही बड़ी संख्या में मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। बाय 1897 एडी, तो यहाँ बताया है कि 1897 ईस्वी द प्लेग हैड स्प्रेड टू पूना एज वेल, तो इसी तरह पूना में भी प्लेग बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। टू डील विद द प्लेग, और प्लेग से निपटने के लिए आगे क्या बताया है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड टेकिंग कंक्रीट स्टेप्स एंड अपॉइंटेड एन इंग्लिश मैन नेम्ड वाल्टर चार्ल्स रैंड। तो यहाँ देखिए किसका जिक्र आया है, वाल्टर चार्ल्स रैंड एज द प्लेग कमिश्नर। तो इस प्लेग से निपटने के लिए बहुत ही शीघ्र जो कहते हैं ना सतह पर किसको नियुक्त करती है अंग्रेज सरकार, तो अंग्रेज सरकार एक इंग्लिश मैन को ही नियुक्त करती है जिसका नाम था वाल्टर चार्ल्स रैंड। तो रैंड जो है वो प्लेग कमिश्नर बना करके पुणे में भेजा जाता है। दिस इंग्लिश मैन क्रिएटेड discontent among the general public by entering people's home। तो यहाँ पर बताया है कि ये जो इंग्लिश मैन है ये
बिना रोक टोक के ही जो साधारण लोग थे उनके घरों में घुस जाता था। एंड टेम्पल्स अनएबेटेड इन पूना, और यहाँ तक कि वो मंदिरों में भी जाता था और वहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी वहाँ उनका अपमान करता था पूरे जनता के सामने। तो ये बताया गया है। तो आगे देखिए, पीपल वर बीइंग ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली इन पब्लिक, और जो पब्लिक थे, पब्लिक प्लेस पर वो जाकर के लोगों के साथ अभद्र हरकतें करता था, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। तो इन सब से त्रस्त होकर के जो पब्लिक इतनी दुखी थी अंग्रेज अधिकारी रैंड की वजह से, जो कि बड़े ही बदसलूकी से लोगों से पेश आता था। और फिर यहाँ दो भाई उभर करके सामने आते हैं। तो टू ब्रदर्स दामोदर चापेकर एंड बालकिशन चापेकर हैड शॉट द एंड किल चार्ल्स रैंड ऑन जून 22, 1897 एडी। तो यहाँ पर जो दो भाई थे, सावरकर भाई थे, यहाँ बताया सावरकर नहीं, यहाँ पर बताया कि दो जो भाई थे वो चापेकर बंधु थे। तो एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। वो क्या करते हैं कि वो 22 जून 1897 ईस्वी को रैंड को गोली मार देते हैं। अरेस्ट वाज आल्सो किल्ड विद हिम, और रैंड के साथ ही उसका अरेस्ट भी मारा जाता है। ये एक उसके साथ अधिकारी होता है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया था। These revolutionaries were influenced by बाल गंगाधर तिलक, और कहा जाता है कि ये जो क्रांतिकारी थे ये बाल गंगाधर तिलक से बहुत ही प्रभावित थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। बोथ वर कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू डेथ, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके उनको सजा की जो दी गई थी वो थी सजाए मौत। तो यहाँ पर एक क्रांतिकारी गतिविधि को जो पूरा करते हैं और रैंड को मार देते हैं, लोगों को निजात दिलाते हैं उसके अत्याचारों से। तो यहाँ पर चापेकर जो ब्रदर्स थे उनके चित्र यहाँ दिखाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये शालीन और सभ्य लगने वाले ये चित्र हैं, और इन्होंने अपने देश के लिए ये कदम उठाया। तो विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र आता है। विनायक दामोदर सावरकर इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन लाइक मित्र मेला एंड अभिनव भारत इवन बिफोर ही वेंट to Europe to organize the revolutionaries in महाराष्ट्र। तो बताया जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर जो है वो एक मित्र मेला के नाम से संस्थान की स्थापना करते हैं। अभिनव भारत के नाम से भी वो एक संस्थान की स्थापना करते हैं। तो मित्र मेला और अभिनव भारत, इन दोनों नामों से वह इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करते हैं। जब वो यूरोप जा रहे थे उससे पहले उन्होंने इन दोनों संस्थानों की स्थापना कर दी थी, और वहाँ पर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी उनको ऑर्गेनाइज करते ही शुरू कर दिया गया था। तो दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस मैनी रिवोल्यूशनरीज। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो संस्थान थे इनमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको बनाया जाता था अंग्रेज सरकार के साथ लोहा लेने के लिए। इन 1909 एंड 1910 एडी 1909 और 1910 ईस्वी में अभिनव भारत कैरिड आउट रिवोल्यूशनरी इवेंट इन नासिक। और फिर बताया गया है कि 1909 और 10 ईस्वी में अभिनव भारत जो संस्थान था वह क्रांतिकारी गतियों का जो मेन इवेंट रहता है तो वो नासिक रहता है। नासिक में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, फिर अहमदाबाद में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और उसके बाद फिर सतारा में भी जो
अभिनव भारत संस्थान था उसको स्थापित कर दिया जाता है। और यहाँ पर बताया है इन 1909 एडी अनंत लक्ष्मण कन्हर। तो देखिए यहाँ पर बताया कि इन 1909 एडी अनंत लक्ष्मण कान्हरे। तो लक्ष्मण कान्हरे के विषय में यहाँ जिक्र आया है। तो 1909 में वह क्या करते हैं, किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक। तो वो क्या करता है, जो लक्ष्मण था उसने 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम डीएम बोलते हैं, उनको मार दिया, जिसका नाम था मिस्टर जैक्सन। जैक्सन नाम था बिकॉज ही हैड सेंटेंस्ड वीर सावरकर्स ब्रदर गणेश सावरकर टू लाइफ एंड सेंट हिम टू द सेलुलर जेल ऑफ अंडमान। तो यहाँ अंडमान को क्या कहा जाता था उस समय, काला पानी, है ना। तो यहाँ जो आप देखते हैं कि भाई जैक्सन को मार दिया था, किसने मारा था, लक्ष्मण ने मारा था। क्यों मारा था, क्योंकि उसने वीर सावरकर जो कि भाई हुए हैं गणेश सावरकर, तो उनको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट की यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे सेलुलर जेल में भेज दिया था। कहाँ, अंडमान में। और अंडमान को उस समय काला पानी कहा जाता था। एज इट वाज इनफेमसली कॉल्ड फॉर राइटिंग पैट्रियोटिक पोएम्स। तो यहाँ देखिए बताया है कि इसको उस समय जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये फेमस थी। और यहाँ पर जो बताया गया है कि वहाँ ये जो सावरकर थे वो पोएम लिखते थे, वो भी कौन सी, देशभक्ति की पोएम लिखते थे, फॉर राइटिंग पैट्रियोटिक पोएम्स। ऑफ द 38 कन्विक्ट्स ट्राइड इन द जैक्सन मर्डर केस 4 वर हैंग्ड। तो यहाँ बताया गया है कि 38 लोगों पर मुकदमा चलता है, किसके लिए, जैक्सन की मृत्यु पर या जैक्सन के मर्डर के लिए 38 लोगों पर, या यूं कहो कि 38 क्रांतिकारियों पर यह केस चलता है। उनमें से 4 को फांसी की सजा दी जाती है। फिर इसके बाद हम तीसरा पहरा देखते हैं। लेकिन यहाँ जो सावरकर बंधुओं ने अपना कार्य किया है बखूबी, इस देश के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी या जो आंदोलन था उसके विषय में जानेंगे। द फाउंडर्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल वर अरविंद घोष। तो अरविंद घोष बड़ा ही फेमस नाम रहा है और उनका नाम क्रांतिकारियों में सबसे आगे लिया जा रहा है। तो देखिए उन्होंने ही बंगाल में जो मूवमेंट था, क्रांतिकारी मूवमेंट, उसको उजागर किया, उसी ने ही उसको आगे बढ़ाया। तो फिर है बारिंद्र घोष थे एंड भूपेंद्र नाथ दत्त थे, यंगर ब्रदर ऑफ विवेकानंद। तो यहाँ विवेकानंद के जो छोटे भाई हुए हैं कौन, भूपेंद्र नाथ दत्त। और फिर इनके साथ ही बारिंद्र घोष भी इन क्रांतिकारी इन संस्थानों में बखूबी अपनी तरफ से योगदान देते थे। दे इंस्पायर्ड वेरियस रेवोल्यूशनरीज एंड फेमस एंड फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अनुशीलन समिति। तो उन्होंने भी प्रेरित होकर के बहुत से क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के एक अनुशीलन नाम की समिति का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना लिया था। Soon the branches of this committee were opened all over बंगाल। शीघ्र ही ये जो समिति थी इसकी ब्रांचेज पूरे बंगाल में खुलने शुरू हो गई थी। जब बहुत सारे क्रांतिकारी उनसे जुड़ने लगे
तो उन्होंने एक एक करके बंगाल के सभी बड़े बड़े नगरों में इस कमेटी को बना दिया था। 2 members of अनुशीलन समिति also went to Japan to take training in making bombs। तो यहाँ बताया गया है कि अनुशीलन समिति की 2 जो मेंबर थे वो स्पेशल जापान जाकर के बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स गोट ए बूस्ट फ्रॉम मैगजीन लाइक संध्या और युगांतर। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्रांतिकारी मूवमेंट थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी और उनमें बहुत ही ज़्यादा फैलने लगी थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में क्या पूरे देश में चारों तरफ बहुत ही तीव्र गति से फैलने लगी थी, क्योंकि उस समय जो मैगजीन्स जो पत्रिकाएं छपती थी संध्या और युगांतर, उसकी वजह से। आगे देखते हैं एंड बुक्स लाइक भवानी मंदिर पब्लिश्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज। तो जो क्रांतिकारियों के द्वारा इनको छपवाया जाता था या इशू किया जाता था और इनमें से एक बुक भी थी जिसका नाम था भवानी मंदिर पब्लिश्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारियों के द्वारा ही ये छपवाई जाती थी। द फॉलोइंग 6-point प्रोग्राम वाज गिवन टू एंड द ब्रिटिश रूल इन युगांतर। तो युगांतर नाम की पत्रिका में ब्रिटिश रूल को समाप्त करने के 9 तरीके बताए थे। तो उनमें से हम देखते हैं क्या क्या वो तरीके थे। बड़े ही महत्वपूर्ण बातें थी, क्योंकि इन पत्रिकाओं के माध्यम से जब लोगों को बताया गया बम बनाने का फॉर्मूला, तो उससे सभी जगह बम बनने लगे और अंग्रेज़ों पर उनसे अटैक होना शुरू हो गया था। तो क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि भाई जो न्यूज़पेपर थे उनसे जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी आलोचनाएं करना। फिर नंबर 2 है कंपोजिंग सॉन्ग्स एंड प्ले बेस्ड ऑन दी बायोग्राफिक्स ऑफ मैट्रियर्स। तो यहाँ बताया गया है कि भाई जो सॉन्ग है देशभक्ति के वो बनाए गए और फिर उसके साथ साथ जो शहीद थे, जो क्रांतिकारी जो शहीद हो चुके थे, उनकी बायोग्राफिक्स जो थी उसको लेकर के उनको छापा गया। फिर यहाँ पर टू कीप द ब्रिटिश एम्पायर बिजी विद प्रोसेसन असेंबलीज एंड स्ट्राइक्स। तो यहाँ बताया गया है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको बिजी रखा जाए और जो प्रोसेशंस असेंबलीज एंड स्ट्राइक्स थे उसके माध्यम से ये कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार को एक पल की भी चैन से न बैठने दिया जाए, जगह जगह हड़तालें की जाए, असेंबलीज की जाएं और प्रोसेशंस किए जाएं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कनेक्टिंग यूथ थ्रू मिलिट्री एजुकेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेज, रिलीजियस प्रोग्राम्स एंड शक्ति वर्शिप। तो यहाँ बताया गया है कि जो युवा हैं हमारे देश के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और जो शक्ति वर्शिप है वो भी करके दिखाना चाहिए। यानी कि एकजुट होकर के जो पूजा अर्चना की जाती है, जो साधनाएं की जाती हैं, मंदिरों में जो प्रोग्राम होते हैं उनमें आना चाहिए। और यहाँ पर बताया है मेकिंग एंड बाइंग वेपन्स। तो हथियारों को बनाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़। और जो विदेश हैं, जो देश हमारे देश से नज़दीक हैं या दूर हैं, जो आज़ाद हो चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संबंध स्थापित करने चाहिए। आगे बताया है स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारा आर्थिक सिस्टम है, आर्थिक जो ढांचा है, उसको मजबूत करना चाहिए। उसको मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है आप लोगों के लिए। द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इटली। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्रांतिकारी संगठन बंगाल में थे वो किससे प्रेरित थे। वो इटली में जो क्रांतिकारी जो संगठन चल रहे थे वो गुप्त रूप से उन्हीं से ही प्रेरित थे। इन द ईयर 1908 एडी 1908 के साल में बताया है खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू ए बम ऑन द बग्गी ऑफ द जज। तो यहाँ एक जज की बग्गी पर बम गिराया गया था और बम गिराने वाले कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नाम के दो युवक थे जो कि पश्चिम बंगाल में ही ये गतिविधि करते हैं। तो यहाँ पर उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर के ये किंग्सफोर्ड जज थे, उनकी बग्गी पर दोनों ने बम गिराया था टू किल हिम, उन्हें मारने के लिए। चाकी कमिटेड सुसाइड। जो चाकी थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने तो आत्महत्या कर ली। वाइल खुदीराम बोस वाज गिवन डेथ सेंटेंस। और जबकि खुदीराम बोस को सजाए मौत की जो सजा थी वो सुनाई गई थी। फोल्क सॉन्ग वर रिटन ऑन बोथ। और उन दोनों पर ही फोल्क सॉन्ग जो हैं वो लिखे गए और गाए गए। फिर बताया है एंड द पीपल ऑफ द कंट्री स्टार्टेड सिंगिंग देम। और जो सॉन्ग बनाए गए थे हमारे देश की पूरी पब्लिक जो है उन सॉन्ग्स को गाने लगी थी। द ब्रिटिश कैप्चर्ड द रिवोल्यूशनरीज बम फैक्ट्री। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्रांतिकारियों के द्वारा जहां पर बम बनाए जाते थे वो बम फैक्ट्री को अपने अंडर में कर लिया था, उसे कब्जा कर लिया था। एंड मैनी रिवोल्यूशनरीज वर प्रोसिक्यूटेड। और बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर केस चले थे, तो यहाँ पर उनको बंदी बना करके जेल भेजा गया। दिस केस इज कॉल्ड अलीपुर कॉन्फ्रेंसी केस। इस केस को ही अलीपुर कॉन्फ्रेंसी केस कहा जाता है। बारिंद्र घोष वाज सेंट टू ब्लैक वाटर। और जो बारिंद्र नाथ घोष थे उनको काला पानी की सजा दी गई। और ये काला पानी कहाँ है आपको पता है ना? अंडमान निकोबार को उस समय काला पानी कहा जाता था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन। और यहाँ बताया गया है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उस समय इस विद्रोह को कुचल दिया था। द मोर द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट द मोर इट ग्रू स्ट्रोंगर। तो यहाँ बताया गया है कि सरकार के और भी ज़्यादा दबाव बनाने से और बहुत ज़्यादा शोषण करने से ये जो आंदोलन था ये और भी ज़्यादा मजबूती से भड़क उठा। द रिवोल्यूशनरीज बिकम द आइडल्स ऑफ द यूथ ऑफ बंगाल। और जो क्रांतिकारी थे अब वो पूरे बंगाल के युवाओं के रोल मॉडल बन चुके थे, आदर्श बन चुके थे। तो यहाँ पर हम आपको चित्र दिखाना चाहेंगे। जो ये चित्र देख रहे हैं ये खुदीराम बोस का चित्र है। एक बहुत ही जबरदस्त क्रांतिकारी हुए हैं। इन्होंने अपने देश के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जबरदस्त घटना को अंजाम दिया। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की तो इसमें हम जानेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में हम क्रांतिकारी आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी हम कूका के विषय में पढ़े हैं, नामधारी जो हुए हैं उनके विषय में पढ़े हैं, राम सिंह कूका जो हुए हैं, और सरदार अजीत सिंह, पिंडी दास, अम्बा प्रसाद, फिर है यहाँ पर लालचंद फालक,
लालचंद फालक और दीनदयाल बनके वर प्रोमिनेंट अमोंग द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब। तो यहाँ बताया गया है कि पंजाब में जो विशेष तौर से क्रांतिकारी नेता हुए हैं उनमें से प्रमुख जो हैं वो है अजीत सिंह और पिंडी दास, अम्बा प्रसाद, लालचंद फाल्के और दीनदयाल बनके। तो ये लीडर जो क्रांतिकारी हुए हैं ये प्रमुख हुए हैं पंजाब में। दे ऑर्गेनाइज्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द कैनल या कॉलोनाइजेशन एक्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ बताया गया है कि इन्होंने जो सरकार के द्वारा कैनल कॉलोनाइजेशन एक्ट लाया गया था उस समय इस गवर्नमेंट के यानी कि ब्रिटिश सरकार का बहुत ही ज़्यादा डट कर के मुकाबला किया था, पुरजोर उनका विरोध किया था पंजाब सरकार का। इन्होंने किसके साथ मिलकर के? किसानों के साथ मिलकर के। सरदार अजीत सिंह हेल्ड मीटिंग्स अगेंस्ट दिस। और इस विषय में या इस कानून के खिलाफ सरदार अजीत सिंह ने बहुत सी जो मीटिंग्स थी, सभाएं थी, वो अटेंड की थी। दिस एक्ट एट मैनी प्लेसेस इन पंजाब एंड आस्क्ड द फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्स। और वहाँ पर पंजाब में उन्होंने जाकर हर एक अलग अलग गांव में वो गए और उन्होंने जो किसान थे उनको टैक्स देने से रोक दिया था, टैक्स देने से मना कर दिया था। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अंजुमन ए मोहिब्बतन ई वतन। तो देखिए यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है जो अजीत सिंह सरदार थे उन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसका नाम था अंजुमन ए मोहब्बतन ई वतन। तो अंजुमन ए मोहब्बतन ए वतन, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है कि सरदार अजीत सिंह ने पंजाब में किस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था? तो उसका नाम था अंजुमन ए मोहब्बतन ए वतन। तो टू इंटेंसिफाई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको और भी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया था और लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। तो बनके दयाल्स पोयम, तो यहाँ देखिए बनके दयाल्स पोयम, जो बनके दयाल की जो पोयम थी पगड़ी संभाल जट्टा, ये उनकी पोयम का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। एंड अजीत सिंह एलोक्वेंट स्पीचेज फील्ड द पीपल विद एंथुसिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अजीत सिंह जी के जो तड़क भड़क वाले भाषण थे, जो देशभक्ति से भरे हुए भाषण थे, वो लोगों के अंदर पूरी तरह से उत्साह और जोश भर रही थी। टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम द गवर्नमेंट सेंटेंस्ड हिम टू रिंगोरस इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ आप देखिए कि बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रहे थे अपने ही अंदाज में। और फिर बताया कि गवर्नमेंट जो है वो उनको सजा देती है, इम्प्रिजमेंट देती है, और वो भी कौन सी? रिंगोरस के लिए उनको सजा देती है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बुरी तरह से इस विद्रोह को, इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने का प्रयास करती है। फिर हम यहाँ देखेंगे लाला पिंडी दास, लालचंद और ईश्वर दास, फिर अम्बा प्रसाद, भाई परमानंद, बाबू बालमुकुंद गुप्ता एटसेट्रा। तो ये सभी क्रांतिकारियों के नाम बताए हैं। आल्सो ट्राइड टू ओवरथ्रू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पंजाब बाय आर्म्ड रेवोल्यूशन।
तो यहाँ पर इनके नाम आए हैं लाला पिंडी दास, लालचंद ईश्वर दास, अंबा प्रसाद, भाई परमानंद और बाबू बाल मुकुंद गुप्ता। इन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पंजाब से उखाड़ फेंकने का पुरजोर प्रयास किया था, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन सफल नहीं हो सके, उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की। और एक छोटे से पहरे में यहाँ स्पेशली सरदार अजीत सिंह के विषय में बताया है, तो इसको देखते हैं। सरदार अजीत सिंह वाज ए वेल नोन पैट्रियोटिक रिवोल्यूशनरी इन पंजाब। तो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा जो देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए हैं वो क्रांतिकारी बखूबी जाने जाते हैं और उनका नाम सरदार अजीत सिंह था। ही वॉज द अंकल ऑफ बाग या भगत सिंह। तो यहाँ पर जो हम सरदार भगत सिंह के विषय में जानते हैं, जिनको 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया था, और उनके चाचा का नाम था ये सरदार अजीत सिंह। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 27। उन्होंने 27 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, जबकि उनके भतीजे की मृत्यु यानी कि भगत सिंह की मृत्यु इस 27 साल से भी कम उम्र में ही हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनको फांसी की सज़ा सुनाती है। और उनके साथ 2 और साथी थे उनके, एक थे राजगुरु और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। He openly opposed the colonial government in India। वो उपनिवेशी सरकार का भारत में खुल करके विरोध करते थे। He was declared a political rebel। उन्होंने एक राजनीतिक जो लड़ाई थी उसको घोषित कर दिया था, उसको आगे बढ़ाया था। He sowed the seed of revolution by living in a country like ईरान, तुर्की, जर्मनी, ब्राज़ील, इटली, जापान एटसेट्रा। तो बताया गया है कि उन्होंने बहुत से जो कंट्री थी, विदेश कंट्री थी, ईरान था और तुर्की, फिर जर्मनी, ब्राज़ील, इटली, जापान आदि देशों में उन्होंने रहते हुए बहुत से तरह से जो है उन्होंने क्रांति के बीज जो हैं वो बोए थे। ही हैड एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। तो उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो कई देशों में रहे हैं, इसलिए उनको बहुत सारे देशों की जो लैंग्वेज थी वो उनको आ गई थी। इन 1906 AD 1906 ईस्वी में अलोंग विद लाला लाजपत राय ही वाज आल्सो डिपोर्टेड। तो यहाँ बताया गया है कि भाई लाला लाजपत राय साथ 1906 में भी उनको क्या है कि भाई बाहर यानी कि देश निकाला दे दिया था। और ही वाज सो अपसेट बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया that when his family members picked him up on the morning of August 15, 1947 AD। तो यहाँ पर बताया गया है, तो वो जो 15 अगस्त 1947 को भारत का जो बंटवारा हुआ था उससे बहुत ही ज़्यादा व्यथित हुए थे कि जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या थे कि भाई अपना अपना घर छोड़ करके कोई इधर से उधर जा रहा था तो कोई उधर से इधर आ रहे थे, तो उसको लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। अब ये जो बंटवारा था, अगर हमारे वो क्रांतिकारी जिन्हें हम कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और भी न जाने कितने क्रांतिकारी हुए हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, तो अगर वो होते तो इस बंटवारे को शायद सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर सरदार अजीत सिंह ने भी अपने शब्दों में उस पीड़ा को व्यक्त किया है। ही लेफ्ट द वर्ल्ड सेइंग जय हिंद, और उन्होंने इस संसार को जय हिंद कहते हुए
त्याग दिया था, यानी कि अपने ये जो शरीर था उन्होंने उसको त्याग दिया था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल ऑलवेज रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशन। और जो भारत का इतिहास है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, वह हमेशा उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी योगदान को याद रखेगा। तो ये बताया गया है, बहुत ही बढ़िया हमें उनके विषय में और देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी के विषय में पता चला है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन मद्रास। जो हमारा साउथ में एक बहुत बड़ा नगर हुआ है, महानगर था ये, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इसमें भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। इन द रीजन ऑफ मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई, जो मद्रास का क्षेत्र है, आज हम उसे चेन्नई के नाम से जानते हैं। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का यह महानगर था। प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक, तो यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य लीडर्स हुए हैं, लाइक चिदम्बरम पिल्लई एंड वंची लेयर लेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो ये जो चिदम्बरम पिल्लई थे और वंची लेयर थे, उन्होंने मद्रास क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ चिदम्बरम पिल्लई। तो यहाँ पर जो लोग थे, आम साधारण जो लोग थे, उन्होंने चिदम्बरम के अरेस्ट हो जाने पर बहुत ही जोरदार रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। फिर एट ए प्लेस कॉल्ड तिनवेली, जो ये जोरदार यहाँ पर संघर्ष हुआ था, ये किस जगह पर हुआ था? ये हुआ था तिनवेली नामक स्थान पर। पीपल लूटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो प्रॉपर्टी थी उसको लूट लिया था। द टारगेट्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वर द म्युनिसिपल ऑफिस, पुलिस पोस्ट एंड द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर जो टारगेट बनाए गए थे वहाँ की आम पब्लिक ने, इस रिवोल्ट में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने म्युनिसिपल जो ऑफिस था और पुलिस जो चौकियां थी तथा जो रजिस्ट्रार के ऑफिस थे, उनको टारगेट बनाया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने एक सख्त एक्शन लिया था। एंड सेंटेंस्ड 27 पीपल टू डेथ, और 27 लोगों को मौत की सजा दे दी थी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बहुत से लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। तो ये मद्रास के क्षेत्र में ये सारी गतिविधियां हुई थी। वहाँ पर अंग्रेजों को पूरे जोर शोर से खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा था। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6, अदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। जो दूसरी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके विषय में जान लेते हैं। द फ्लेम ऑफ रिवॉल्यूशन वाज स्लोली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्रांति की आग थी, ज्वाला थी, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इस समय दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल थी, राजधानी थी। वाज आल्सो नॉट अनटच्ड बाय दिस, और जो कैपिटल थी वह भी इस क्रांति से, इस ज्वाला से अछूती नहीं रही। Here the revolutionaries threw a bomb on the British Viceroy, और यहाँ पर जो दिल्ली की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश वायसराय के ऊपर बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग इसे कहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग इन 1912 AD। तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, जो कि वायसराय थे, क्रांतिकारियों ने बम फेंका था।
Similar incidents happened in other part of the country as well। और इसी तरह की और भी ढेर सारी घटनाएं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगी। Some revolutionaries were trying to मेक इंडिया इंडिपेंडेंट इवन वाइल लिविंग अबॉर्ड। और बहुत से यहाँ पर बताया गया कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो विदेशों में रहकर भी देश को आज़ाद कराने की पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई थी, उन्होंने पूरा प्रयत्न कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने अब तक पढ़ा है जो हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनके विषय में। तो अब हम जो हमारा इस चैप्टर का अगला पोर्शन है उसमें जानेंगे हम जो विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनके विषय में। तो रिवोल्यूशनरीज इन अबॉर्ड, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई विदेशों में भी क्रांतिकारी। मैनी एफर्ट्स वर मेड बाय द इंडियन रिवोल्यूशनरीज सेटल्ड इन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका एटसेट्रा। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से ऐसे देश थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इनमें भी हमारे देश के बहुत से भारतीय क्रांतिकारी फैले हुए थे और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे टू फ्री देयर मदरलैंड फ्रॉम फॉरेन रूल। और विदेशी जो सत्ता थी उससे अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने वहाँ भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया हुआ था। द डिटेल्स ऑफ सम रिवोल्यूशनरीज एंड देयर एफर्ट्स एज फॉलोज। तो कुछ जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इसी प्रयास में हम विस्तार से देखते हैं आने वाली जो गतिविधियां हैं विदेशों में रह कर के क्रांति को आगे बढ़ाने की। ये जो गतिविधियां थी इनको हम देखते हैं। तो इस पोर्शन में अगर हम बात करें कि इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम 1857 एडी टू 1918 एडी जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसमें हमने अब तक तो पढ़ा था हमारे देश के ही अंदर रहने वाले जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा किए गए सभी कार्य। अब हम देखेंगे जो विदेशों में रह कर के अपनी मातृभूमि के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो नंबर 1 है रोल ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने के व्यक्ति थे और ये ज़बरदस्त व्यापार अपना जो है बहुत से देशों में चलाते थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज ए रेजिडेंट ऑफ काठियावाड़ इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत के गुजरात में स्थित काठियावाड़ के ये रहने वाले एक बहुत ही ज़्यादा रईस व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। He studied in the University of Cambridge and became a barrister। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और एक बैरिस्टर बन जाते हैं। इन द ईयर 1905 एडी 1905 के साल में वर्मा जी फॉर्म्ड द भारत स्वशासन समिति। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो थे उन्होंने 1905 में जो भारत स्वशासन समिति थी उसका गठन किया था। विच वाज ऑफ्टन कॉल्ड इंडिया हाउस, जिसको अक्सर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। ही स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन विच आर्टिकल्स रिलेटेड टू ब्रिटिश एट्रोसिटीज़। और उन्होंने इसमें अपनी जो न्यूज़पेपर था इसमें एक आर्टिकल निकालते थे जिसमें वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों का वर्णन करते थे कि भी भारतीय जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश सरकार से पीड़ित थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियननेस वर रिटर्न। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो आर्थिक शोषण था इंडिया का उसके विषय में उजागर किया गया और जो भारतीय थे वो उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। He also started 6 fellowship of 1000 rupee each for Indians
तो उन्होंने इंडियन लोगों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी शुरू की थी, ड्यू टू विच सून इंडिया हाउस बिकेम द सेंटर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, जिसकी वजह से जो इंडिया हाउस उन्होंने स्थापित किया था वो शीघ्र ही भारतीय क्रांतिकारियों का एक सेंटर बन गया था। हीज एसोसिएट्स वर लाला हरदयाल, वीर सावरकर एंड मदन लाल ढींगरा एटसेट्रा। और इनके जो सहयोगी रहे इस कार्य में तो उनमें से थे लाला हरदयाल, वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रांतिकारी हुए हैं। ही डाइड इन जिनेवा इन 1930 एडी और 1930 में जिनेवा में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है भारतीय क्रांति के दौरान। और नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम अगर बात करें पॉइंट नंबर 2, रोल ऑफ विनायक दामोदर सावरकर, तो विनायक दामोदर सावरकर ने बहुत ही अच्छे से अपने देश के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। तो वीर सावरकर वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी, ए ग्रेट पैट्रियट एंड आर्टिकुलेट स्पीकर। तो यहाँ पर आप देखिए जो वीर सावरकर थे वो एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और एक महान देशभक्त थे, और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी कलात्मक रूप से वो स्पीच देते थे। तो यहाँ पर उनके विषय में डिटेल से बताया गया है, एंड एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर, और एक बहुत ही अच्छे प्रबंधक भी वो रहे हैं। द टेंसिटी एंड सेक्रीफाइस ही मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री थ्रू आउट हिज लाइफ कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड। तो यहाँ कहा गया है कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी और अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी कमाई उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए निछावर कर दी थी, कुर्बान कर दी थी। और देश में हम अगर बात करें तो उनके विषय में बताने के लिए शब्दों की भी कमी हो जाती है। हम जितने शब्दों में लिखते हैं वो भी उनके लिए थोड़े पड़ते हैं। द इंडियन पीपल ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सत्यवन स्वतंत्रीय वीर। तो जो लोग थे हमारे देश के वो उनको उपाधि उन्होंने दी थी और वो उपाधि थी स्वतंत्रीय वीर। तो दैट इज वाई ही इज आल्सो कॉल्ड वीर सावरकर, इसी वजह से इनको वीर सावरकर भी कहा जाता है। He was born on May 28, 1883 AD in भांगरू, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के भागरू नामक गांव में 28 मई 1883 को उनका जन्म होता है। इन 1901 AD ही ज्वाइंड, तो यहाँ बताया है इन 1901 AD ही ज्वाइंड फर्ग्यूसन कॉलेज वेयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद बाल गंगाधर तिलक। तो 1901 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया, यानी कि फर्ग्यूसन कॉलेज को वो ज्वाइन करते हैं और जहाँ पर वो बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आते हैं। टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही फॉर्म्ड ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मित्र मेला, और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक संस्थान की शुरुआत की जिसका नाम था मित्र मेला। एंड इन 1905 AD और 1905 में दे बर्न्ट फॉरेन क्लॉथ्स इन पूना, और पूना में उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। इन द ईयर 1906 AD he organized revolutionary activity in Maharashtra by forming a
सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी अभिनव भारत। अब यहाँ बताया गया कि 1906 में उन्होंने एक क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया था। महाराष्ट्र में एक गुप्त संस्थान की स्थापना करते हुए, जिसका नाम था अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की उन्होंने स्थापना की थी, ये गुप्त रूप से की थी, और वहाँ पर अंग्रेजी कपड़ों की उन्होंने होली जलाई थी। सावरकर was the first person who called the military revolution of 1857 AD India's first war of independence। तो सावरकर जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की जो लड़ाई थी, जो क्रांति थी, तो उसको उन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। He also wrote a book by the name which was banned by the British government before publication। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसे अंग्रेज सरकार ने उसके पब्लिकेशन से पहले ही उसको बैन कर दिया था, पाबंदियां लगा दी थी। तो बहुत ही जबरदस्त वीर सावरकर का योगदान रहा है। ऑन दिसंबर 23, 1910 एडी 23 दिसंबर 1910 को सावरकर वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर 2 lives एंड हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाज कन्फिस्केटेड। तो यहाँ बताया गया है कि जो सावरकर थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जीवन भर के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, और 2 बार जो उम्र कैद थी वो सज़ा उनको दी गई, और यहाँ तक कि उनकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी, उसको जब्त कर लिया गया था। फॉर 10 years 10 वर्ष के लिए जुलाई 4, 1911 AD टू मई 2, 1921 AD। तो 4 जुलाई 1911 ईस्वी से 2 मई 1921 ईस्वी तक सावरकर रिमेन्ड इन दी सेल्युलर जेल इन अंडमान। तो इतने लंबे समय तक, यानी कि 10 वर्ष तक वो अंडमान की सेल्युलर जेल में रहे, जिसे काले पानी के नाम से जाना जाता था। इन मई 1920 AD महात्मा गांधी also appealed to the government to release him in the Young India magazine। और यहाँ बताया गया है कि 1920 में, मई 1920 में महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया जो मैगजीन थी उसके माध्यम से उन्होंने सरकार से अपील की कि वो सावरकर को आज़ाद कर दे। इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम अंडमान से आज़ादी पाने के बाद ही रिमेन्ड इन जेल फॉर मैनी ईयर्स। फिर वो बहुत वर्षों तक जेल में बंद रहे। एंड लेटर ही वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स। फिर उसके बाद वो काफ़ी वर्षों तक नज़रबंद रहे, एक घर में उनको नज़रबंद रखा गया। एंड मैनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर आल्सो इम्पोज्ड ऑन हिम। और उन पर बहुत प्रकार की जो पाबंदियां थी वो लगा दी गई थी। सावरकर बिलीव्ड इन हिंदुत्व। सावरकर हिंदुत्व में विश्वास रखते थे। एंड वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू पार्टीशन। और जो बंटवारा था उसका वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से विरोध करते थे। ही वर्कड टायरलेसली टू स्टॉप द पार्टीशन। तो उन्होंने बगैर थके अथक प्रयास किया था बंटवारे को रोकने का। अमृत बाजार पत्रिका praised him and wrote that his sense of humor is sharp, logic is irrefutable and stare is impressive। तो यहाँ पर बताया है अमृत बाजार जो पत्रिका थी उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा
आगे बढ़ाया और उसमें बढ़ चढ़ करके वो अपने विचारों को लिखते थे। उसमें तीखे शब्दों का वो प्रयोग करते थे और जो तथ्य थे वो पूरी तरह से लॉजिकली वो उनमें व्यक्त करते थे और अपनी सारी भावनात्मक जो बातें थी वो भी उनमें डाल देते थे। फिर उसके बाद वो जो बंटवारा होता है हमारे देश का, उसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखते हैं और ये प्रभावशाली शब्दों में इनका जो अमृत भारत पत्रिका थी उसको छापते थे। द फ्लेम ऑफ फेथ बर्निंग विद इन हिम लिव्स एन उरा ऑल अराउंड हिम एज ही मूव्स फॉरवर्ड। तो यहाँ बताया गया है कि वो जो हैं वो जलते हुए पत्तों में जो है ना उनको बांधा। तो यहाँ पर बताया गया है द फ्लेम ऑफ फेथ बर्निंग विद इन हिम लीव्स एन एरा ऑल अराउंड हिम एज ही मूव्स फॉरवर्ड। जब भी वो आगे बढ़ने का प्रयास करते थे तो उनके रास्ते में बहुत सारे अग्नि के जो रुकावटें थी वो आ जाती थी। चारों तरफ उनको ऐसा लगता था कि जैसे पत्तों के द्वारा उनके रास्ते में अग्नि का एक जो पड़ाव है या जो रुकावट है वो डाल दी गई हो, तो ऐसा विश्वास किया जाता था। तो ये जो वीर सावरकर हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और उनमें लोगों का विश्वास था। और ये जो जलते हुए होते हैं, जो तीर की तरह अपने शब्द वो इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर यहाँ पर डिलीवरिंग हिज मैसेज एज ए वैलिएंट कन्क्वेरर। तो यहाँ बताया गया है कि वो अपने इन जलते हुए तीखे बाणों से अपने जो विचार थे, मैसेज थे, उनको वो डिलीवर करते थे अपने देशवासियों के बीच। और फिर यहाँ पर ही डाइड ऑन फरवरी 26, 1966 एडी। फिर यहाँ बताया गया है कि 26 फरवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इट सरप्राइजिंग दैट इवन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो उनकी मृत्यु के बाद सभी हैरान थे कि किस तरह से यह व्यक्ति अपने देश को अलविदा कर देता है। हिज प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रिटर्न्ड बैक। और यहाँ बताया गया है कि जो उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने उनके संपत्ति को जब्त किया था वो उनको वापस नहीं दी थी। अब यहाँ पर मेजर वर्क ऑफ सावरकर, जो सावरकर के द्वारा बड़ा योगदान दिया गया अपने देश की आज़ादी में या अपने देश के एक क्रांतिकारी गतिविधियों में, तो उनके विषय में हम जानेंगे। तो नंबर 1 पे है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उन्होंने 1857 की क्रांति को एक पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने ये कहा था कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई है। दूसरा पॉइंट है हिंदू नेशनल फिलोसफी। तो उन्होंने जो हिंदू नेशनल फिलोसफी थी, एक दर्शन जो हिंदू राष्ट्र का एक दर्शन था, वो कराया था पूरे देश को। और नंबर 3 है लेटर्स फ्रॉम अंडमान। और वो अंडमान में जब जेल में अपनी जेल काट रहे थे तो वहाँ से भी बहुत से लेटर वो लिखते रहते थे। नंबर 4 है हिंदू पातशाही। और यहाँ पर हिंदुओं की पातशाही वो स्थापित करते हैं, उनके ऊपर बहुत सी बातें लिखते हैं, पब्लिक को वो गहराई से हिला देने वाली अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको जगाए रखते हैं। फिर नंबर 5 है एसेंटियल्स ऑफ हिंदुत्व। और वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जन जन में उनकी रचनाओं से, उनकी बातों से, उनके भाषणों से, उनकी पत्रिकाओं से पूरे देश में हिंदुत्व की जो भावना थी वो उजागर होती है।
नंबर 6 था डेडिकेशन टू मार्टियर्स, यानी कि उनको शहीद का दर्जा दिया गया और उन्होंने अपने जितने भी कार्य किए हैं वो सारे उन्होंने शहीदों को अपने साथ लेकर के, यानी कि शहीदों को याद करके उन्होंने अपने सारे कार्य किए हैं। उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की वो सारी उन्होंने शहीदों के नाम समर्पित कर दी थी। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई वीर सावरकर के द्वारा भी हमारे देश में एक बहुत ही अमूल्य योगदान उन्होंने दिया था, जो इन क्रांतिकारी गतिविधियों में वो घी का काम करते हैं और अंग्रेजी शासन को काफ़ी हद तक वो हिला करके रख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे इस चैप्टर की 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम 1857 एडी टू 1918 एडी, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं आप लोगों को इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। इसी के साथ ही हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी ढेर सारी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी हम वीर सावरकर के विषय में आपको अगली वीडियो में कुछ और विशेष बातें बताने जा रहे हैं। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर करें, और आप लोगों का सहयोग ही इस चैनल के वजूद को बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। आप लोग जितना ज़्यादा इस चैनल का साथ देंगे उतनी ही ज़्यादा तीव्र गति से ये चैनल भी आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम एक और तीर आप लोगों के लाइफ में जो कि एग्ज़ाम 9th का क्लियर करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए प्रदान करते हैं। तो इस तीर रूपी वीडियो को आप बड़े ही चाव से, बड़े ही लगन के साथ 2 से 3 बार जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को इस वीडियो का पूरी तरह से बेनिफिट हो सके और आप लोगों के साथ न जाने कितनी शिद्दत से और कितनी ही अच्छे प्रकार से इतने कम समय में 1 साल हम क्लियर करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ हमें और भी आगे तक उसकी आवश्यकता है, ताकि ये चैनल पूरे हमारे क्षेत्र में, पूरे हमारे शहर में, हमारे हरियाणा में और हमारे अन्य राज्यों में तथा पूरे देश में ये चैनल अपना एक उत्कृष्ट कार्य करने में सफल हो सके। तो इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।